नमस्कार। मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। सबसे पहले तो मैं आप सभी शिक्षकों को मेरे और हमारी संस्था श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सभी शिक्षकों को आपके इस अमूल्य कार्य के लिए जो आप कर रहे हैं, जो समाज को बेहतर और बेहतर बनाने का प्रयास आप निरंतर कर रहे हैं, उसके लिए हमारी तरफ से आपको कोटि कोटि नमन। मुझे आज भी याद है अपने स्कूल का दिन या स्कूल का टाइम। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्कूल टाइम की कुछ बातें आपके सामने करना चाहूंगा शिक्षक दिवस से संबंधित। वैसे तो विद्यालय में कई सारी गतिविधियां होती हैं जिनमें विद्यार्थी बहुत एंजॉय करते हैं, उत्साहित होते हैं। ऐसी एक एक्टिविटी थी टीचर्स डे के दिन, जिस दिन हम मतलब विद्यार्थी शिक्षक की तरह ड्रेस पहन करके या शिक्षक की तरह अपने स्कूल ड्रेस से हट करके और फॉर्मल ड्रेस पहन करके विद्यालय आते थे। मुझे याद है जब मैं 12वीं कक्षा में था तो टीचर्स डे के हफ्ते भर पहले से ही प्लानिंग होने लगी थी कि हम किस क्लास में जाएंगे, क्या कपड़े पहन के जाएंगे, टाई लगानी है नहीं लगानी है, क्योंकि हमारे स्कूल में टीचर्स टाई नहीं लगाते थे। तो हमें टीचर्स की तरह टाई लगानी है, दूसरे स्कूल के टीचर्स की तरह टाई लगानी है नहीं लगानी है, हमें कौन सा विषय पढ़ाना है इत्यादि। और वो जो उत्साह था शिक्षक बनने का, वो अभूतपूर्व था। उसे शायद शब्दों में मैं आज भी बयान नहीं कर सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। फिर वो दिन आया शिक्षक दिवस का, 5 सितंबर, जहाँ पे हम सब क्लास 12th के स्टूडेंट जो टीचर्स बने थे अलग अलग कक्षाओं में क्लास लेने के लिए गए। हमारे जो जूनियर्स थे जिनकी क्लास में हम गया, उन्होंने वेलकम किया, गुड मॉर्निंग किया। और हमने, सच बताऊं तो पढ़ाया तो कुछ भी नहीं, बस बातें हुई और उसके बाद घंटी बज गई, हम क्लास से बाहर निकल गए। और जैसे हर अच्छी बात या बुरी बात का एक समय होता है, एक अंत होता है, वो दिन क्योंकि बहुत अच्छा था, बहुत तेजी से गुजर गया। अगले दिन फिर से हम अपने उसी विद्यार्थी वाले अवतार में यूनिफॉर्म पहन के विद्यालय पहुंचे। मुझे एहसास ये हुआ कि टीचर्स का तो दिन कितना अच्छा जाना चाहिए, उन्हें कितना मजा आता है। बच्चे खड़े होकर के गुड मॉर्निंग करते हैं, विश करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, हमसे डरते हैं, इतना खुशी वाला माहौल रहता है। पर शिक्षक इतना प्रेशर में या ओवरबर्डन कई बार क्यों दिखता है, तब समझ नहीं आता था। धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ, जॉब की कॉरपोरेट्स में, कई सारे प्रोजेक्ट्स किए, टीचर्स के साथ ट्रेनिंग की, तब एहसास हुआ कि वो, तब जो मुझे महसूस होता था या एहसास होता था कि शिक्षक के काम में तो बहुत मजा है, कोई इतना बर्डन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। स्टाफ रूम जो हम जाते थे कभी कभार टीचर्स के साथ कॉपी लेकर के, हम उनके पीछे जाते थे कॉपी रखने के लिए या डस्टर वगैरह लेके आने के लिए, चौक लेके आने के लिए, तो लगता था यार यहाँ पे तो कितना खुशनुमा माहौल रहता है। टीचर एक दूसरे से आपस में बात करते हुए बैठे रहते हैं या कोई जल्दी में कॉपी चेक कर रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं इत्यादि। बट धीरे धीरे एहसास हुआ कि परिस्थिति इतनी भी आसान नहीं थी जैसा हम बच्चे के तौर पे समझते थे। कहते हैं ना कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि घास हमेशा दूसरे साइड पे ज्यादा हरी दिखती है। तो शायद स्थिति भी वही थी। हम विद्यार्थी थे, शिक्षक आइडल होते थे, तो लगता था कि इनकी लाइफ कितनी सेटल्ड है, कोई टेंशन कोई बर्डन नहीं, हमें तो कितना सारा होमवर्क दे देते हैं, टेस्ट दे देते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जैसे हम कॉरपोरेट्स में काम किया या टीचर्स के साथ ट्रेनिंग की, तब एहसास हुआ कि काम इतना भी आसान नहीं है। वो जो शिक्षक स्टाफ रूम में बैठ करके बातें कर रहे होते थे, वो कोई मूवी की कहानी नहीं डिस्कस कर रहे होते थे, वो ये डिस्कस कर रहे होते थे कितनी सुबह आज वो उठे, किस तरीके से उन तैयारियां की, कैसे ब्रेकफास्ट बना करके बच्चों को भेजा, किस तरीके से आगे प्रिपरेशन करनी, इस क्लास का सिलेबस पीछे है, या किसी बच्चे
की ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो रही है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, कोई बच्चा है जो जरूरत से ज्यादा शैतानी कर रहा है इत्यादि। तो वो ये डिस्कशन में लगे होते थे। हम में से कई लोग जब सोकर भी नहीं उठे होते हैं, अपना बिस्तर नहीं छोड़े होते हैं, तब एक शिक्षक तैयार होकर, या अगर वो महिला शिक्षिका है तो स्वयं तैयार होने के साथ साथ बच्चों का टिफिन बनाकर, खुद के लिए टिफिन बनाकर, और 7 बजे 7:30 बजे विद्यालय पहुंच चुके होते। ऐसे ही हम कई बार, आज मैं जो भी थोड़ा बहुत, या हम सारे विद्यार्थी जो भी थोड़ा बहुत बन पाए, कहीं ना कहीं अपने शिक्षकों की वजह से ही बन पाए हैं। हम कई बार अपने माता पिता को तो उसके लिए श्रेय दे देते हैं, लेकिन शिक्षक के लिए वो श्रेय कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक जाते हैं हम देने, जो मुझे ऐसा लगता है कि देना चाहिए। आज मुझे लगा कि इस मंच के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि मैं समस्त शिक्षकों से जुड़ा हूं, बात कर पा रहा हूं, तो पहले तो वैसे हम कार्ड के माध्यम से, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, हम कार्ड्स बनाया करते थे कागज के, जब ये ऑनलाइन वाला जमाना नहीं था, या फेसबुक या व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने वाला जमाना नहीं था, तो हम अपने हाथों से कार्ड बनाया करते थे, उन्हें रंगीन पेंसिल से कलर किया करते थे, या रंगीन पेन से, स्केच पेन से, बटन आदि के माध्यम से उन्हें डिजाइन किया करते थे, और फिर अपने टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे के रूप में गिफ्ट दिया करते थे। वो कार्ड्स किसी आर्चीज या किसी दूसरे ब्रांड से हमारे लिए, या हमारे उन शिक्षकों के लिए, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कीमती बात। तो अब तो जमाना गया जहां में हम कार्ड देते हैं या बच्चे कार्ड देते हैं, अब ऑनलाइन का जमाना है, और क्योंकि हम सब इस वक्त ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा, या हमने सोचा कि क्यों ना इस मंच, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए अपने सभी शिक्षकों को, जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण की। और शिक्षक वैसे तो हम कहते हैं वही है जो हमें सिर्फ विद्यालय में पढ़ा रहा है, लेकिन शिक्षक वो भी हैं जो हमारे सहपाठी हैं, जो हमारे बॉस हैं, या जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे हम सीखते हैं। और सच के कहूं तो प्रकृति या दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो कुछ ना कुछ सीख ना देती है। तो हम हर किसी से सीखते हैं, और आज के दिन में मैं हमारे सभी उन शिक्षकों को, जिनसे हमने और हम सब ने कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण की, हमारे उन सभी शिक्षकों जिनकी वजह से आज थोड़ा बहुत जो भी हम मुकाम हासिल कर पा रहे हैं, उनको एक बार फिर से मेरी और हमारी संस्था श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से कोटि कोटि नमन। आइए आज की इस नवाचार की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और हम डिस्कस करेंगे उस केस स्टडी पे जिसका नाम है स्व अध्ययन। मैंने जैसे बताया, कल से हमने स्टार्ट किया कर्नाटका के इनोवेटिव आइडियाज पे, मतलब वो आइडियाज जो कर्नाटका के शिक्षकों द्वारा हमें दिए गए, और उनकी जो बुकलेट हमने प्रस्तुत की, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कर्नाटका स्टेट का लोगो यहाँ पे मिलेगा, मतलब ये नवाचार पुस्तिका कर्नाटका के शिक्षकों द्वारा हमें दी गई। और उस केस स्टडी की कड़ी में आज हम दूसरी केस स्टडी कर्नाटका की डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्व अध्ययन। तो क्या है स्व अध्ययन, आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्व अध्ययन का एक जीता जागता उदाहरण मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही दिया, कि हम सोचते कुछ थे शिक्षकों के लिए कि बड़ी आराम की जिंदगी है, लेकिन धीरे धीरे जब स्व अध्ययन किया, जब स्वयं से देखा, अगर कोई कहता या कोई कहते थे तो यकीन नहीं होता था कि नहीं, कि शिक्षक के जॉब में भी आराम नहीं। अब तो धीरे धीरे और पेरेंट्स की जैसे डिमांड बढ़ रही है, टीचर का जॉब और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो स्वाध्ययन यही तो है कि हम स्वयं से सीखें, और जैसा मैंने कहा, प्रकृति में महसूस, प्रकृति में मौजूद हर वस्तु, हर कुछ कुछ ना कुछ सिखाता है, और वो हम तभी सीख सकते हैं जब हमारी अवलोकन क्षमता बेहतर हो, और वो तभी बेहतर हो सकती है जब हमारे अंदर स्व अध्ययन की इच्छा और क्षमता जागृत और लगातार बेहतर होती है। तो
स्व अध्ययन जैसे मैंने कहा एक तरीका है, एक नया पेडागोजी है, या एक विभिन्न तरीका है जिससे हम कुछ सीख सकें, कुछ बेहतर सीख सकें। Excuse me। स्वाध्ययन बच्चों की अवलोकन क्षमता को बढ़ाता है। विद्यार्थी यदि स्वावलोकन करता है तो उसे आसपास मौजूद सारी वस्तुओं में, सारे जीवों में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है, उसकी जो सोच है वो गहन होती है, एवं जो उसकी विश्लेषणात्मक क्षमता है उसमें भी विकास होता है। यकीन मानिए, अगर हम बच्चों को कि इसके स्व अध्ययन को बढ़ावा दें, बच्चों में इस आदत, इस हैबिट को डालने का प्रयास करें कि बच्चे स्वयं से सीखें, तो कई बार जो हमारी शिकायत रहती है, या अक्सर पेरेंट की शिकायत रहती है कि बच्चा स्कूल में तो फिर भी टीचर के डर से, सम्मान से पढ़ लेता है, लेकिन घर जब आता है तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, तो क्लास में नहीं पढ़ता है, वो विद्यालय से आने के बाद घर पे नहीं पढ़ता है, सारा टाइम खेलने में या मस्ती में गुजार देता है। अगर यही आदत बच्चे की स्व अध्ययन की पड़ जाए तो फिर उसके लिए किसी को सामने डंडा लेकर के खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के डर की या भय की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा फिर स्वयं से बैठेगा, स्वयं से उसकी इच्छा होगी, स्वयं से उसका मन करेगा पढ़ने का। और यही तो हम चाहते हैं कि किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना हो। बच्चा स्वयं बैठ करके, अगर उसके पढ़ने की इच्छा है तो स्वयं अपने से ही पढ़ने बैठता है। क्योंकि जब हम अपने से, अपने मन से कोई कार्य करते हैं तो हम ज्यादा उत्साहित होकर के काम करते हैं, और तब हमारे ग्रहण करने की जो क्षमता है वो भी ज्यादा बेहतर होती है। और इसी थॉट्स के साथ, इसी सोच के साथ कर्नाटक के हमारे कुछ शिक्षकों ने नवाचार दिए, और आज इस कड़ी में मैं 4 नवाचार आपके साथ डिस्कस करूंगा एक एक करके। और वो जो कर्नाटका के शिक्षक हैं, हमारे इनोवेटिव टीचर्स हैं, जिन्होंने नवाचार दिए, मैं उनके नाम आपके सामने रख देता हूँ। ये नवाचार हमें दिए BS जयंती मैम, जो कि गवर्नमेंट हायर पब्लिक स्कूल उलूरू कुंदापुरा से हैं। अनुसुईया सकरप्पा मैम है, जो कि बागेवाड़ी विजयपुर से हैं। SD बागोजी को सर हैं, जो कि बागेवाड़ी विजयपुर से हैं। इसके अतिरिक्त विजय लक्ष्मी ऐगली मैम हैं, जो कि बागेवाड़ी विजयपुर से हैं। और रवि गौड़ा सर हैं, जो कि उडुपी से हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले नवाचार की तरफ, जिसका नाम है एकत्रित करो एवं लिखो, कलेक्ट एंड राइट। टीचर ने कहा कि सर सॉरी। तो टीचर ने कहा कि सर, बच्चों की ग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए, कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा ग्रैस्प कर सके, बच्चों की अवलोकन क्षमता बेहतर हो, बच्चा स्वयं रिसर्च करके, स्वयं ढूंढ करके और फिर किसी टॉपिक के बारे में लिखता है। जब हम स्वयं रिसर्च करके कुछ करते हैं तो हम ज्यादा उससे कनेक्टेड फील करते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से वो हमारे दिमाग में बैठता है। कहते भी हैं कि अगर तुम मुझे कुछ बताओगे मैं भूल जाऊंगा, तुम मुझे सिखाओगे हो सकता है मैं याद रखूंगा, लेकिन तुम अगर मुझे इन्वॉल्व कर लोगे उसमें, अगर मैं उसे कर रहा हूँ गतिविधि के माध्यम से, तो मैं निश्चित तौर पर उससे सीखूंगा। और इसी थॉट के साथ टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया, कलेक्ट एंड राइट, मतलब एकत्रित करो एवं लिखो, जिसमें टीचर बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, कोई चैप्टर पढ़ाते हैं, और फिर उससे संबंधित अधिक जानकारी बच्चों को स्वयं एकत्रित कर लिखने के लिए बोलते हैं। अब बच्चा कहाँ से एकत्रित कर सकता है? तो बहुत सारे माध्यम है, इंटरनेट है, दूसरी रेफरेंस बुक्स का या किताबों का इस्तेमाल कर सकता है, अपने घर में अपने बड़ों से उसकी जानकारी ले सकता है, न्यूज़पेपर आदि के माध्यम से, टीवी आदि के माध्यम से बच्चा विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर सकता है और उन्हें वो कॉपी पे लिखता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए टीचर ने किसी लेखक, किसी नेता, किसी कवि, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
या किसी जो जनरल अवेयरनेस का कोई टॉपिक है, जनरल नॉलेज का कोई टॉपिक है, या करंट कोई सिचुएशन चल रही है उससे संबंधित। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अभी जो चीन में और भारत में जो तनातनी चल रही है उससे संबंधित ही कोई लेख लिखने के लिए बच्चों को बोला, तो अब बच्चे इसके लिए रिसर्च करते हैं। टीचर बच्चों को ऐसे ही कोई टॉपिक, जो भी टॉपिक पढ़ाया या किसी भी टॉपिक पे लिखने के लिए बोल देते हैं। उदाहरण के तौर पे टीचर ने बच्चों को में एक टॉपिक है बुक में जिसका नाम है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया के 7 अजूबे। टीचर बच्चों को दुनिया के 7 अजूबों के बारे में बताते हैं कि 7 अजूबे क्या हैं, और उसकी जानकारी देने के बाद शिक्षक बच्चों से अब इसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये जो दुनिया के 7 अजूबे मैंने आपको बताए, इनका ये किस किस देशों में है और किस देश के किस शहर में है, इनका मानव जीवन में या जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उनसे इसका क्या कनेक्शन है, कितना कनेक्टेड फील करते हैं वो। और इस तरीके के क्वेश्चंस शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आप इनको लिख करके लाइएगा, इसके बारे में लेख लिख करके लाइएगा। आप चाहे तो इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, चाहे तो अपने किसी बड़ों से पूछ सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर, टीवी आदि के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि अब बच्चा सब्जेक्ट में गहराई से घुसता है और ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्रित करता है। जब बच्चा स्वयं इन्वॉल्व हो रहा है उस चैप्टर को समझने में, उस टॉपिक को समझने में, अब ज्यादा आसानी से उसको समझ में आएगा, और जो भी वो पढ़ रहा है, जो भी वो सीख रहा है, वो जो लर्निंग होगी उसकी, वो ड्यूरेबल होगी, कॉन्क्रीट होगी और लंबे समय तक चलेगी। बच्चा जल्दी भूलेगा नहीं। इसके अलावा ये एक ऐसा माध्यम देता है जिससे अब बच्चा अपने फैमिली मेंबर से, अपने घर के लोगों से ज्यादा बातें करता है या ज्यादा घुलने मिलने का भी मौका मिलता है। इसके अलावा बच्चा शिक्षक जैसे बोलते हैं न्यूज़पेपर से या बुक से पढ़ के आप लिख सकते हो, तो अब बच्चे के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ने और किताब पढ़ने की भी जो आदत है, जो कि बहुत अच्छी आदत है, ये आदतें भी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तो हमने बच्चों को बहुत सारे छोटे से नवाचार से, कलेक्ट एंड राइट के माध्यम से, कई सारे जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास बोलते हैं, उसके लिए एक कदम बढ़ाते हैं इस नवाचार के माध्यम से, क्योंकि बहुत उपयोगी और बहुत लाभकारी हो सकता है किसी भी विद्यार्थी के। इससे बच्चों की रिसर्च की जो क्षमता है वो बढ़ती है, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती है, और रिसर्च करके मतलब प्रश्नों का उत्तर खोजने की जो स्वयं की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नवाचार पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे नवाचार की तरफ, जिसका नाम है बाल पुस्तकालय या चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। क्या है बाल पुस्तकालय? आइए इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। कई बार विद्यार्थियों के लिए रोज वही टेक्स्ट बुक पढ़ना काफी बोरिंग हो जाता है, और हम सब के साथ भी ये हुआ है। भले एक शिक्षक के तौर पर हमें माने कि बच्चे पढ़ते नहीं है, पर जब हम खुद बच्चे थे तो हमारे साथ भी ये स्थिति कई बार बनती थी कि किताबों से हम ऊब जाते थे, उतना मन नहीं लगता था। इसके विपरीत गर्मी का जब सीजन होता था, गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तो उस दौरान कॉमिक्स पढ़ने में हमें बहुत मजा आता था। थी तो वो भी किताब ही, लेकिन हमें वो कॉमिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता था। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ बदलाव होता था, कुछ कहानियां होती थी, और उन्हें हम पढ़ने में एंजॉय करते थे। दूसरा, टेक्स्ट बुक को बर्डन वाली बात नहीं होती थी। और टीचर ने सोचा कि जब बच्चों को पढ़ाई से अगर मुझे जोड़ना है, किताबों से जोड़ना है, उनका इंटरेस्ट बढ़ाना है किताबों के प्रति, तो और कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं टेक्स्ट बुक से, या कुछ विद्यालय से या कुछ क्लासरूम से बाहर पढ़ना चाहते हैं हटके, तो क्यों ना एक बच्चों की लाइब्रेरी बनाई जाए, जिसका नाम चिल्ड्रंस लाइब्रेरी या बाल पुस्तकालय रखा गया। इसमें शिक्षक गांव के व्यक्तियों से या दूसरे साथी शिक्षकों से या शिक्षक स्वयं और बच्चों से भी ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारे घर में कोई पुस्तकालय है या आपके घर में कोई पुस्तकालय है, कोई पुस्तक है जो आप पढ़ चुके हैं और वो रखी हुई है, उसको आप विद्यालय में लाइब्रेरी में जमा कर सकते हैं। वो कॉमिक्स हो सकती है, मैगजीन हो सकती है, कोई होली बुक हो सकती है, एक्सेट्रा। अब समुदाय से भी ये बात बोली जाती है, जो सीनियर स्टूडेंट्स रहते हैं, गांव के लोग जो
बच्चे पास आउट हो चुके रहते हैं उन तक भी एक मैसेज कन्वे किया जाता है। उसके बाद इन बुकों को एकत्रित किया जाता है और अलग अलग इनके सेक्शन बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिक्शन हो गया, नॉन फिक्शन हो गया, साइंस हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, कॉमिक्स हो गया इत्यादि। अलग अलग इनके सेक्शन बना दिए जाते हैं। एक टाइम डिसाइड किया जाता है, एक समय सुनिश्चित किया जाता है और उस समय के दौरान बच्चे उस लाइब्रेरी एरिया में या उस पुस्तकालय में जाते हैं। वहां से बच्चे अपनी पसंद की कोई भी किताब उठा सकते हैं। अब बच्चे अपनी पसंद की कोई भी पुस्तक उठाते हैं, जो भी रैक में रखी होती हैं, जो भी टेबल में रखी होती हैं। अगर बच्चा उस पुस्तकालय उस पुस्तक को अपने घर ले जाना चाहता है तो उसके लिए उससे एंट्री करानी पड़ती है और उसे घर ले जा सकता है और 1 हफ्ते बाद या 3 दिन बाद शिक्षक एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं। सारे बच्चों को जो जो बुक लेंगे उनको 3 दिन बाद या हफ्ते भर बाद वो पुस्तक को रिटर्न करना पड़ता है। शिक्षक चाहे तो बच्चों से ये भी कह सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है, इस किताब से जो आपको जानकारी प्राप्त हुई, जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो आपने सीखा, उसकी एक समरी या उसका एक सारांश लिख करके आप मुझे बताएं। या फिर प्लेटफॉर्म पे आकर के जो आपने बुक पढ़ लिया तो बताइए कि आपने इस बुक से क्या सीखा या क्या कहानी थी इसमें, या क्या आपको सीखने को मिला, या क्या आपको जानकारी प्राप्त हुई। तो अब इससे क्या फायदा होता है? पहला, बच्चे का किताब के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता है। दूसरा, विद्यालय आने में बच्चा ज्यादा उत्साहित महसूस करता है। जो मोनोटोनस हो जाता है या बोर्डम हो जाता है उससे बच्चे को छुटकारा मिलता है। तीसरा, बच्चा अब शांत रहना, क्योंकि लाइब्रेरी में रहेंगे आप तो शांत रहने के लिए बोला जाता है, तो शांत रहना, अपने आप में कंट्रोल रखना भी धीरे धीरे बच्चा सीखता है इस नवाचार के माध्यम से। और हम सब जानते हैं और कहते भी हैं कि बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन। किताब एक किसी व्यक्ति की सबसे अच्छी मित्र होती है। और अगर बचपन से ही बच्चों की मित्रता किताबों से करा दी जाए तो यकीन मानिए ये जो दोस्ती है किताबों की और उस बच्चे की, ये कभी नहीं टूटेगी, हमेशा बनी रहेगी। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है मेक पेयर्स या जोड़ी बनाओ। हर विद्यालय में या हर कक्षा में विभिन्न विभिन्न क्षमता वाले विद्यार्थी होते हैं। कोई बच्चे बहुत तेजी से सीख लेते हैं, कोई मॉडरेट लर्नर होते हैं और कोई स्लो लर्नर होते हैं, मतलब जिनको सीखने में टाइम लगता है। कोई एवरेज स्टूडेंट होते हैं, कोई इंटेलिजेंट होते हैं, कोई बिलो एवरेज होता है। शिक्षक ने कहा कि सर मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों की जोड़ी बनाई जाए आपस में पढ़ने के लिए, और बच्चे ही एक दूसरे को पढ़ाएं समझाएं मेरे पढ़ाने के बाद। उससे क्या फायदा है? आइए मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ, ले चलता हूँ आपको आपके कॉलेज डेज के टाइम पे। जब हम कॉलेज में थे, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, कहते हैं स्वयं प्रकटीकरण से, स्वयं के एग्जांपल से आप बहुत कुछ कनेक्ट करा सकता है। तो जब हम कॉलेज में थे तो कई बार कोई यूनिट या कोई चैप्टर पे कोई टॉपिक पढ़ना रहता था। हम पढ़ते थे, कई बार 15-15 दिन, महीने महीने भर निकल जाते थे और टॉपिक हमें समझ में नहीं आता था। एग्जाम के टाइम पे हम दोस्त इकट्ठा होते थे और ग्रुप स्टडी करते थे, और उन्हीं दोस्तों में से कोई एक दोस्त कुछ भी अपने वियर्ड एग्जाम्पल से हमें वो टॉपिक समझाता था। और यकीन मानिए, जो महीने भर में कई बार टॉपिक समझ में नहीं आता था, वो 15 मिनट या 1 घंटे में बड़ी आसानी से समझ में आता था। और एग्जाम में कई बार वो प्रश्न आते भी थे और उनका उत्तर हम बड़ी आसानी से लिख करके आ जाते थे, क्योंकि दोस्त का लेवल और हमारा लेवल, ये समझने का तरीका, सोचने का तरीका एक सा होता है। तो उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं जो हमारे होने चाहिए, और एक लेवल पे जब आकर के वो बात समझाते तो बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाता है। और ये मुझे पूरा यकीन है कि हम में से ज्यादातर लोगों के साथ हुआ होगा। टीचर ने कहा मैं क्या करता हूँ, मैंने बच्चों के ग्रुप बनाए। मैं सबसे पहले तो लिस्टिंग करता हूँ, छांटता हूँ कि कौन से बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट हैं, जो एवरेज हैं और जो बिलो एवरेज हैं। ये शिक्षक अपने में ही करते हैं, इसकी जानकारी बच्चों को नहीं दी जाती। और फिर एक बच्चों के ग्रुप बनाते हैं, 2-2 बच्चों के पेयर बनाते हैं, और ऐसे पेयर बनाते हैं जिसमें सुनिश्चित किया जाता है कि दोनों ही तरीके के बच्चे हों। अब बच्चों को भी ये नहीं बताया जाता कि तुम्हारा पेयर इस तरीके से क्यों बनाया गया, तुम्हारी जोड़ी इस तरीके से क्यों बनाई गई है।
शिक्षक उन्हें ये समझाते हैं कि हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं। और कई बार ये भी है कि संकोच बस बच्चे शिक्षक से नहीं पूछ पाते हैं। उन्हें लगता है मैं पूछूंगा तो टीचर बोले ना कि क्यों मैंने जब बताया तुम्हारा ध्यान कहाँ था। हालांकि टीचर ऐसा बोलते नहीं, बट कई बार बच्चों को डर रहता है कि कहीं ऐसा ना बोल दें या दूसरे लोग क्या सोचेंगे कि इसको इतनी सी बात नहीं पता। तो इस कारण से बच्चे कई बार शिक्षक से नहीं पूछते हैं। टीचर ने सोचा कि क्यों ना बच्चे आपस में एक दूसरे से पूछें। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, जब बच्चे पढ़ लेते हैं तो बच्चों के पढ़ लेने के बाद टीचर बच्चों से बोलते हैं कि आपने ये पढ़ लिया, आपने ये सीख लिया, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक दूसरे को सिखाइए, एक दूसरे को पढ़ाइए। बच्चे एक दूसरे को पढ़ाते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। अगर कोई डाउट आता है बच्चों को तो वो शिक्षक से पूछ लेते हैं। तो बच्चों के अंदर जो भी डाउट आ रहे होते हैं, बच्चे उसकी जानकारी शिक्षक से प्राप्त कर लेते हैं। बच्चे आपस में एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, जो भी समस्या उन्हें आ रही होती है उसको डिस्कस करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों को ओवरऑल लर्निंग हो, सारे बच्चों का जो लेवल हो लगभग समान हो जाए और बच्चे इससे बहुत कुछ सीख पाए। बच्चे पेयर में इसको डिस्कस करते हैं और इस एक्टिविटी को बहुत ज्यादा या और ज्यादा इंगेजिंग बनाने के लिए हर ग्रुप को अपने अपने मार्क्स होते हैं। टीचर मार्क्स डिसाइड करते हैं कि किस ग्रुप के, और फॉर एग्जांपल टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया, उस असाइनमेंट को देने के बाद एक हफ्ते पहले टीचर असाइनमेंट देते हैं और उन बच्चों को बताते हैं कि ये आपका असाइनमेंट रहेगा और आपको इससे मार्क हासिल करना है। और दोनों जो बच्चे, दोनों के ग्रुप में मार्किंग होगी। अब असाइनमेंट होता है, जिस ग्रुप के मार्क सबसे ज्यादा होते हैं उस ग्रुप को सारे बच्चों के माध्यम सामने शिक्षकों के समक्ष उस पेयर को, उस जोड़ी को तालियों के माध्यम से सम्मानित किया जाता है। इससे ये फायदा हुआ कि दोनों ग्रुप के बच्चों की लर्निंग बराबर हो जाती है, दोनों ग्रुप के बच्चे। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है कक्षा का सितारा। क्या है कक्षा का सितारा इनोवेटिव आइडिया, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कक्षा का सितारा इनोवेटिव आइडिया क्या है? हम सब जानते हैं कि, और मैं हमेशा कहता हूं ये बात, कि दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे प्रोत्साहन पसंद ना हो। हर किसी को प्रोत्साहन पसंद होता है, हर किसी को लगता है कि उसकी तारीफ की जाए। बच्चों के साथ भी यही होता है, उन्हें भी लगता है उनकी तारीफ की जाए, और अप्रिसिएशन हर किसी को पसंद होता है। इसी थॉट के साथ टीचर ने सोचा कि क्यों ना, अगर बच्चे कुछ बेहतर काम कर रहे हैं तो उन्हें उसके लिए सम्मानित किया जाए। इसके तहत शिक्षक आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में बच्चों से ही सितारा नुमा या कोई बैज बच्चों से बनवाते हैं और बच्चों को बताते हैं कि हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें आपकी मार्किंग होगी। सारे एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें बच्चों की मार्किंग की जाती है, जिसमें यदि आपने अच्छा टेस्ट में परफॉर्म किया, या आप विद्यालय में बेहतर तरीके से सीख रहे हैं, या फिर आप रेगुलर स्कूल आ रहे हैं, आपके कपड़े साफ सुथरे हैं, अगर आप इन ओवरऑल एरियाज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको कक्षा का सितारा नामक सम्मान से नवाजा जाएगा और आपको एक बैज दिया जाएगा जिसे पूरे हफ्ते आप कैरी कर सकते हैं। अब टीचर पैरामीटर डिसाइड करते हैं। अब जो बच्चा विद्यालय में या कक्षा में बेहतर प्रदर्शन करता है, शिक्षक उस बच्चे को कक्षा का सितारा, स्टार ऑफ द क्लास नामक संबोधन से संबोधित करते हैं, सम्मानित करते हैं, और उस बच्चे की जेब में या शर्ट में पिन की मदद से एक बैज, एक सितारा लगाया जाता है और पूरे हफ्ते भर वो बच्चा उस बैच के साथ घूमता है। अब अगर क्लास की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो शिक्षक एक से ज्यादा भी स्टार ऑफ द क्लास या स्टार्स ऑफ द क्लास बना सकता है। इससे फायदा क्या होता है? पहला फायदा तो ये कि अगर बच्चे को एक बार स्टार ऑफ द क्लास मिल गया तो वो चाहेगा नहीं कि ये बैच उससे उतरे, और वो उतरेगा कब नहीं, जब बच्चा लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा होगा। दूसरा,
जो दूसरे बच्चे हैं जब उस बच्चे को बैज लगाए हुए देखते हैं तो उनके मन में भी ये भाव आता है कि इसे मिल सकता है सम्मान तो मुझे क्यों नहीं, मैं भी अगले बार पूरे हफ्ते क्लास आऊंगा, स्कूल आऊंगा, मैं भी अपने कपड़े साफ सुथरे रखूंगा, मैं खूब पढ़ाई में ध्यान दूंगा, जिससे मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है और मुझे भी ये बैज मिले। तो इससे जो क्लास है उसमें कई सारे फायदे होते हैं। पहला, बच्चे पढ़ाई में मन लगाते हैं। दूसरा, बच्चों की अटेंडेंस रहती है। तीसरा, बच्चे साफ सुथरे आते हैं। चौथा, बच्चे ज्यादा फोकस्ड होकर क्लास में पढ़ते हैं। पांचवा, बच्चों के अंदर हेल्दी कंपटीशन जागृत होता है। तो ये थे आज के इनोवेटिव आइडियाज, 4 इनोवेटिव आइडियाज जो मुझे आज आपके साथ इस केस स्टडी के तहत डिस्कस करने थे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न है तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस, कोई अनुभव है तो आप वो भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ कई सारे टीचर्स ने कमेंट किया है। एनपी गौतम सर हैं, हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे सर। मंजूरी मैम, हैप्पी टीचर्स डे मैम। दीपांशा मैम, हैप्पी टीचर्स डे मैम। उषा मैम, हैप्पी टीचर्स डे। विवेक कुमार जी हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मल्हारी मैम है, मल्हारी शिंदे मैम, ग्रेट गोइंग बोल रही हैं वो, थैंक यू सो मच मैम। आप सभी लोगों को एक बार पुनः मेरी और हमारी संस्था की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो शिक्षक का कार्य आप कर रहे हैं, मैं इसे पेशा नहीं बोलूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्तव्य है, बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो आप सबके कंधों में, और जिसे जिस बेहतरी से आप निभा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और हम एक शिक्षक के तौर पे अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन और भरसक प्रयास करेंगे कि हमारा देश और बेहतर और बेहतर हो सके। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूँ। सोमवार को फिर मिलेंगे किसी एक दूसरे नवाचार, किसी एक दूसरी केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।